Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। अब तक हमने रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, बैलेंस कैसे किया जाता है, एन फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात कर लिया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की भी डिस्कशन हो गई है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिडॉक्स टाइट्रेशंस के बारे में। टाइट्रेशन की कहानी याद है मोल कॉन्सेप्ट से जो पढ़ाई थी? क्या बोला था मैंने? टाइट्रेशन में बेसिकली चल क्या रहा होता है कि वो लैब में दो चीज़ों का रिएक्शन कराते हैं, है ना। इसी पे ऑलरेडी एक वीडियो है जो आत्मनिर्भर रिएक्शन के ऊपर है। भैया वो बहुत ज़रूरी है। KMnO4 का रिएक्शन है, क्यों आत्मनिर्भर है, क्या है वो देख लेना। अगर आपको ऐसा लगता है आपको टाइट्रेशन ही नहीं पता क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेशन में चल क्या रहा होता है, वो सब कुछ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का बेसिक पढ़ लोगे तो वो समझ आ जाएगा, जिसकी एक पूरी सीरीज है जिसका नाम है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब वो पढ़ने से क्या होगा कि तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी रिकॉल हो जाएगा। जो तुम लैब में टाइट्रेशंस करते हो वो भी रिकॉल हो जाएंगी। और उसी तरीके से तुम धीरे धीरे बिल्ड करते करते रिडॉक्स टाइट्रेशन भी अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली दो चीज़ों का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो। पक्का? नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब वो खुद क्या होता है? खुद रिड्यूस होता है। बेटा एजेंट है ना, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज हो, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो सामने वाले को रिड्यूस करता है, इसका मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, दो स्पीशीज रिएक्ट करती हैं तो हम क्या सोचते हैं हमेशा? अगर कहीं दुनिया में दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो मुझे क्या पता है फिर? अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो मुझे क्या पता है? मुझे उनकी मोल्स की कहानी इतने अच्छे से नहीं पता, क्योंकि उसके लिए मुझे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए, मुझे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। पर अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि पक्का पक्का ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर ए एंड बी रिएक्ट कर रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बी होगा पक्का। दिस इज समथिंग वी आर श्योर ऑफ कि ये तो पक्का होना ही है कि चाहे उनके मोल्स इक्वल हो चाहे ना हो, बट उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स पक्का पक्का इक्वल होंगे। और इसी चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है जी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। एक बार ग्राम इक्विवेलेंट्स के चारों फॉर्मूले रिकॉल कर ले जो हमने पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बहुत ही बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तीसरा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। एंड चौथा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। यादें आई कैसे थे? ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अगर कोई पूछे इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और यही सब्सटीट्यूट करने से सेकेंड फॉर्मूला आया था। नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंस of the solute divided by volume of the solution in liters। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स हमको देता है ग्राम इक्विवेलेंस, और नॉर्मेलिटी को हम मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करके भी लिख सकते हैं। तो ये चार फॉर्मूला हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, आई होप आपको याद होगा। बस अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में अलग बात क्या है? अलग बात बस इतनी है कि एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज होता है। एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड होता है, एन फैक्टर हाइपोथेटिकल होता है, जिसकी बात उसका एन फैक्टर। शुरू करते हैं कहानी। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं समझो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन की पूरी कहानी यूट्यूब पे है।
आत्मनिर्भर रिएक्शन की, उसको जरूर देख लेना भाई, बार बार बोल रही हूँ, जरूरी है। ठीक है, क्या होता है, कौन कैटेलाइज करता है, सेल्फ कैटेलिसिस होता है कि नहीं होता, सब कुछ बहुत जरूरी है। अब सवाल किस तरह के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 are needed to completely oxidize 1 mole of ferrous sulfate in acidic medium। ठीक है, क्या पता होना चाहिए हमें यहाँ पे, ध्यान से समझना। कितने मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए? कौन दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं? ये दोनों। तो जो दो चीजें रिएक्ट करती हैं उनका क्या पक्का इक्वल होता है? ग्राम इक्विवेलेंस। तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट के। कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। अब मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मोल्स इनटू एन फैक्टर वाला यूज करना है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर यूज करना है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यूज करना है? मुझे कैसे पता? जिस चीज से रिलेटेड बात हो रही है वो फॉर्मूला। जैसे KMnO4 के मोल्स पूछे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इसके मोल्स गिवन है तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर। नाउ थिंक, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है? हमने लास्ट वीडियो में बात करी है। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, स्लाइटली बेसिक में क्या बनाता है, स्ट्रांगली बेसिक में क्या बनाता है? तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का प्रोडक्ट क्या होगा जब वो खुद रिड्यूस होगा? हे, इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा। याद है एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा? MnO4 माइनस से Mn2 प्लस जाएगा, +7 से +2 जा रहा है, चेंज कितने का बेटा? 5 का। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिसिटी है 1, एन फैक्टर है 5, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 दिया है, इसका एन फैक्टर कैसे निकालूंगी मैम? मुझे कैसे पता, मतलब हाउ वुड आई नो? थिंक, फेरस सल्फेट को अपने मन में तोड़ोगे तो ये फेरस आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। ठीक है, तुम्हारा दिल क्या कहता है, इनमें से फर्दर ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? KMnO4 ने ऑक्सीडाइज करना है भाई, KMnO4 खुद रिड्यूस होएगा, इट इज एन ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर KMnO4 ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो फेरस सल्फेट में से ऑक्सीडाइज होने जा कौन रहा है? कौन जा रहा है? फेरस आयन या सल्फेट आयन? देखो, सल्फर यहाँ पे +6 में है, क्या ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं -2 टू +6। करना सिखाया है भाई मैंने, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। तो ये बोलेगा मैं थोड़ी रिएक्ट करूंगा भाई KMnO4 के साथ, भगो यहाँ से। ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? आयरन, क्योंकि ये +2 से +3 जाएगा। तो जब ये +2 से +3 जाएगा तो चेंज कितने का? 1 का। एटॉमिसिटी फेरस सल्फेट में 1 ही आयरन है तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो n इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड आर 1/5। बात समझ आई? ठीक है, तो अब ये हमें पता करना है कि कौन ऑक्सीडाइज होके क्या बना सकता है। जैसे कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होगे तो कॉपर 2+ बनेगा, क्यूपरस से क्यूपरिक बनेगा। Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ देगा। नेगेटिव वाले ऑक्सीडाइज होके जनरली 0 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं जनरली। जैसे अगर कहीं आयोडीन है तो वो आयोडाइड है तो वो आयोडीन देगा, या IO3- भी दे सकता है। वो भी मैं समझाऊंगी कब कैसे पता चलेगा, अभी बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। जैसे अगर सल्फाइड आयन है तो सल्फर यहाँ पे +4 में है, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा
तो सल्फेट आयन बनाएगा, +6 में जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्लोराइड आयन है तो वो क्लोरीन देगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऑक्जिलेट आयन है, ये सब हमने रिडॉक्स की बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं देखे हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन +3 में है, ऑक्सीडाइज होके +4 में जा सकता है। तो ये हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये जो जनरली आते हैं ना, इनके बारे में हमें पता है कि ऑक्सीडाइज होके क्या देते हैं। अब तुम खुद सोचो, NO2- में है, क्या वो ऑक्सीडाइज हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या देगा? स्पेशल इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस में करवाया, ये मैंने करवाया है, मुझे पता है, मेरे को पता है मैं वीडियोस में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ ऐसे ही। बताओ भैया, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +3। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, राइट। तो क्या ये +5 दिखा सकता है? बिल्कुल। NO3- में ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये +5 दिखाने लग जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस कर करके हमें खुद को समझ आ जाएगा कि भाई कौन क्या बनाने वाला है। ठीक है, ये कुछ कॉमन है जो पूछे जाते हैं, और मैं प्रैक्टिस करवा करवा के इनको तो बिल्कुल याद करवा ही दूंगी। शुरू करें? देखो, मेरा क्वेश्चन है आपसे, KMNO4 का सोल्यूशन लिया मैंने, ठीक है, और ये है 0.1 मोलर। इसकी कितनी वॉल्यूम लूं, कितनी वॉल्यूम लूं टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, लेट्स से NO2- ions 0.1 mole to NO3- ions in फर्स्ट पार्ट है एसिडिक मीडियम, सेकेंड पार्ट है न्यूट्रल, नहीं स्लाइटली एल्केलाइन, एक ही बात है वैसे तो, स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम। सोचिए, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आप टेस्ट प्रेप करो, चाहे जेई चाहे नीट, ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे। तो KMNO4 का सोल्यूशन लिया है मैंने, मैं उसकी टाइट्रेशन करा रही हूँ नाइट्राइट आयन से, और मैं बता रही हूँ कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है। 0.1 मोल नाइट्राइट आयन्स लिए हैं मैंने, 0.1 मोलर KMNO4 सोल्यूशन लिया है। एसिडिक मीडियम में क्या वॉल्यूम चाहिए, स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में क्या वॉल्यूम चाहिए? थिंक, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। ऑफ कोर्स हम तो कर ही रहे हैं, फिर पॉज इट। KMNO4 है, इसमें से रिएक्ट करने अपन लोगों को सबको पता है MnO4- ही जाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पता है कि MnO4- आयंस खुद रिड्यूस होती हैं Mn2+ में, तो इसका n फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा? +7 से +2 जा रहा है, चेंज 5 का, एटॉमिसिटी 1, n फैक्टर हो गया इसका 5। बहुत ही बढ़िया, हमें n फैक्टर निकालना अब आता है। तो अब हमें बताए कि अगर KMNO4 रिएक्ट कर रहा है नाइट्राइट आयंस के साथ, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMNO4 या MnO4- वुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NO2-। जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट पक्का पक्का इक्वल होंगे, ठीक। अब इसमें ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? मतलब आई डोंट थिंक कि मुझे मोल्स और n फैक्टर वाले फॉर्मूले से कोई फायदा है, क्योंकि मुझे मोल्स की कहानी नहीं पता, मुझे कहानी पता है मोलारिटी, और मुझे निकालनी है वॉल्यूम। तो मेरे लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना M × V × n फैक्टर ज्यादा सही बात हो जाएगी, सही बात है। और इसके मुझे दिए हुए मोल्स, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना नंबर ऑफ मोल्स × n फैक्टर सही रहेगा। तो मोलारिटी 0.1, वॉल्यूम, n फैक्टर कितना है? 5। नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं इसके? नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए हैं 0.1। n फैक्टर क्या होगा यार इसका? नाइट्राइट आयन से नाइट्रेट आयन बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। नाइट्राइट से नाइट्रेट बन रहा है, +3 से +5 जा रहा है, n फैक्टर हो जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू
एटॉमिसिटी, एक नाइट्रोजन है तो n फैक्टर हो गया 2। चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगी बेटा 0.1 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 5 इज इक्वल टू 2/5 लीटर। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चांद सितारे बादल बिजली जो बनाने बना लो, वो चीज ये है कि ऑप्शंस चेक करना। ऑप्शंस में यूनिट क्या दिया है, अगर उसने लीटर की टर्म्स में बात करी है तो तुम्हारा आंसर है 2/5 लीटर। पर अगर उसने ml की टर्म्स में बात की है तो तुम्हारा आंसर है 2/5 इंटू 1000 ml विच इज 400 ml। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, तो ये यूनिट का खेल है, ठीक है। अब इसी चीज को स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में करते हैं। स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में ये अपना रंग रूप बदल के क्या बनाता है, MnO2। ये हमने बात करी हुई है कि स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम में ये MnO2 देता है, तो इसका n फैक्टर इन दिस मीडियम क्या हो जाएगा, रिएक्शन बेस्ड होता है ना n फैक्टर, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 से +4 गया 3 का चेंज, एटॉमिसिटी 1, n फैक्टर आ जाएगा बेटा जी 3। इसका n फैक्टर आ गया अपने पास, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ MnO4 माइनस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NO2 माइनस, ठीक है जी। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल कर देंगे, मोलारिटी अपन को दी है 0.1, वॉल्यूम अपन को निकालनी है, n फैक्टर 3, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.1, n फैक्टर अभी निकाला है इसका, ये रहा भाई 2, तो वॉल्यूम आ जाएगी 2/3 लीटर। अगेन 2000/3 ml हो जाएगा ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। शुरू कर दो, वेट मत करना दूसरा क्वेश्चन लिखने का, तब तक ये करो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ, फिर मैं करवा ही रही हूँ। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ, फिर मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमको कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर नीडेड to completely react with 1 molar 200 ml solution of oxalic acid। ऑक्जेलेट आयंस अभी बताई थी मैंने, C2O4 2 माइनस, तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा, H2C2O4, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, K2Cr2O7 के जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस अभी तक हमने देखे, हमने बात कर ली है कि वो एसिडिक मीडियम में होते हैं, तो एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है ये रिड्यूस होके, दिस इज एन ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज करता है, तो ये खुद रिड्यूस होके क्या बनाता है, Cr3+ आयंस, ठीक है। इसका n फैक्टर इस रिएक्शन में क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी,
यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 का है। एटॉमिसिटी जिसकी बात हो रही है उस पर नजर डालो, 2 क्रोमियम है, इन फैक्टर आ गया 6। अब मुझे पता है दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, और अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो पक्का पक्का उनका क्या इक्वल होगा, ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सैलिक एसिड, तो जिसमें ऑक्सिलेट आयंस रिएक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये सब बैलेंसिंग में देखा है हमने। हाँ जी, ये भाई साहब ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, यहाँ कार्बन +3 में है, ऑक्सीडाइज होके कार्बन +4 में चला जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एन फैक्टर क्या है, चेंज +3 से +4 1 का। एटॉमिसिटी जिसकी बात हो रही है उसमें एटॉमिसिटी देखो, उसमें देखो एक आयन में कितने कार्बन है, तो 2, एन फैक्टर आ गया 2। ठीक, अब इसके लिए कौन सा ग्राम इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज करूं, मैम इसमें ना मोल्स पूछा है तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स। देख लो कहाँ कहाँ गलती होती है, वहां बता रही हूं भाई। ये मस्ट बी इन लीटर्स इस फॉर्मूला में, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से आ जाएगा। वन बाय 15 मोल्स ऑफ K2Cr2O7 आर नीडेड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू रिएक्ट विद दिस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब है ये रिएक्शन हो रहा होगा KMnO4 का, और इसका एन फैक्टर आएगा कितना, 5, और इसका एन फैक्टर आएगा 5। इतनी बात हमें पक्का पता है, इतनी बात हमें पक्का पक्का पता है ना। अब फेरस ऑक्सिलेट कैसे लिखेंगे, फेरस क्या होता है, Fe2+ या Fe3+, Fe2+, ये होता है फेरस। ऑक्सिलेट C2O4 2-, जोड़ो तो क्या सॉल्ट बनती है, और इसका कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल। हाँ जी, अब सोचो कौन ऑक्सीडाइज होगा, सोचो सोचो कौन ऑक्सीडाइज होगा इसमें, फेरस ऑक्सिलेट है, ऑक्सीडाइज कौन होगा इसमें, फेरस आयन या ऑक्सिलेट आयन या दोनों या कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो हो ही नहीं सकता। देखो KMnO4 कह रहा है कि वो रिड्यूस हो रहा है, तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज होना ही चाहिए, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, फेरस आयंस भी ऑक्सीडाइज होती हैं फेरिक आयंस बनाने के लिए, और ऑक्सिलेट आयन अभी अभी ऑक्सीडाइज करा है, CO2 बनाता है। तो मैम ये तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऐसी चीज जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होते हैं उसका एन फैक्टर कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे कि इसमें फेरस का फेरिक बन रहा है, ऑक्सिलेट का CO2 बन रहा है, दोनों ही चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, तो टोटल एन फैक्टर कैसे निकालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ पेपरों में नहीं पूछा जाता, ये इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कितनी बार तो पूछा ही जाता है। जो भी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ाने के लिए इंटरव्यूज देते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ कैसे पढ़ाओगे इस चीज को। तो बात समझ आ गई कि दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दोनों के एन फैक्टर्स ऐड होंगे, कंपाउंड वाला है ना। तो इस वाले केस में एन फैक्टर क्या आएगा, +2 से +3 जा रहा है, चेंज एक का, एटॉमिसिटी एक ही है। ठीक है, +3 से +4 जा रहा है, चेंज एक का, एटॉमिसिटी 2 है, तो टोटल एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 + 2 3, टोटल एन फैक्टर आ गया मेरे बच्चे 3। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ये हो जाएगा,
ठीक है जी। KMnO4 FeC2O4। यहाँ पे क्या बताया हुआ इसके बारे में, कितने मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। इसके बारे में क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स एन फैक्टर, अभी अभी हमने निकाला है, आंसर आ गया। आ गया, इतने मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे हैं इसमें, पॉज द वीडियो, ट्राई करो, फिर मैं करवा रही हूँ। पॉज कर लो पहले वीडियो को। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों को ट्राई करो। फर्स्ट, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रही है, मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया है, तो इसका एन फैक्टर हर ही रिएक्शन में 5 होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस होगा Mn2+ में। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो वहां पे है फेरस नाइट्राइट, लिख लो नाम, कभी कभी नाम लिखा हुआ आता है, फेरस नाइट्राइट, तो यहाँ पे आयरन +2 में है, ऐसे टूटेगा ये Fe2++2 ये माइनस, ठीक, और नाइट्रोजन यहाँ पे +3 में है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा बेटा इसमें, और ये भी ऑक्सीडाइज होगा बेटा इसमें। नाइट्रोजन +3 से +5 जाएगा, आयरन +2 से +3 जाएगा, तो दोनों ही चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, तो नेट एन फैक्टर कितना होगा, दोनों के एन फैक्टर्स का सम, दोनों के एन फैक्टर्स का सम, तो NF1 कितना होगा, एक ही आयरन है देखो इस पूरे उसमें, तो +2 से +3 जा रहा है, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 1। NF2 क्या होगा, नाइट्रोजन +3 से +5 जा रहा है, चेंज 2 का, एटॉमिसिटी कितने नाइट्रोजन है, 2, नेट एन फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना मोल लिया, 1 मोल लिया इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड इनटू उसका एन फैक्टर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस नाइट्राइट टेकन इनटू उसका एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 1, तो 1 मोल ऑफ KMnO4 इज नीडेड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्जिलेट, लिख लो नाम, एल्यूमिनियम ऑक्जिलेट,
n फैक्टर ऑफ KMnO4 तो पक्का 5 है क्योंकि एसिडिक मीडियम है, और KMnO4 रिड्यूस होके Mn2+ देगा तो उसका n फैक्टर पक्का 5 है यहाँ पे। ऑक्सीडाइज कौन होगा? एल्यूमिनियम आयन या फिर ऑक्सिलेट आयन या फिर दोनों। कौन ऑक्सीडाइज होगा? एल्यूमिनियम +3 का +3 में ही रहता है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होएगा, तो ऑक्सीडाइज होने जाएंगे ये भाई साहब। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, एक बार सोचना कि कितने कार्बन है यहाँ पे पर दिस स्पीशीज, कितने कार्बन है? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, कितने कार्बन है? अगर इसको तोड़ें तो ये ऐसे टूटेगा, राइट? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक है। रिएक्शन ये होता है ऑक्सीडेशन का। अभी देखा ऑक्सिलेट आयन को ऑक्सीडाइज करके, तो ये +2 से +3 से +4 जा रहा है। चेंज कितने का है? 1 का। एटॉमिसिटी कितनी है? 2? नहीं, एटॉमिसिटी कितनी है? 6 कार्बन है टोटल। एक स्पीशीज में देखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। टोटल कार्बन कितने हैं वो देखना है, ठीक है? तो इसका इन फैक्टर 6 है। यहां गलती हो सकती है, नहीं किया तो वेरी गुड, सुपर प्राउड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू उसका इन फैक्टर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट गिवन इंटू उसका इन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 6/5। इतने मोल्स नीडेड हैं KMnO4 के टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट इन द एसिडिक मीडियम। यही एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट वाला बीच में एक क्वेश्चन और डाल रही हूं, C2O4 है यार। ये भी ट्राई करना, एक बार पॉज कर दो वीडियो को, ये वाला ट्राई करो, क्या लगता है यहाँ क्या होगा? ये स्लाइटली एल्केलाइन है तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब इसे ये प्रोडक्ट बनाएगा, KMnO4 होगा रिड्यूस ही, ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट देता है। जैसे एसिडिक मीडियम में वो रिड्यूस होकर Mn2+ बनाता है, स्लाइटली एल्केलाइन में MnO2 बनाता है, स्ट्रांगली एल्केलाइन में MnO4 2- बनाता है, राइट? मतलब K2MnO4 बनाता है। तो अब ये क्योंकि स्लाइटली एल्केलाइन है तो इसने रिड्यूस होके ये दिया। यहाँ पे इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा? +7 से +4 जाता हुआ दिख रहा है। चेंज कितने का है? 3 का। एटॉमिसिटी तो 1 ही रहेगी KMnO4 में, तो यहाँ इसका इन फैक्टर 3 हो जाएगा। इसकी अभी अभी बात करी है, इसका इन फैक्टर तो अभी अभी निकाला है। +3 से CO2 बनाने में ये +4 होता है, तो चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 6, इन फैक्टर 6। दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, राइट राइट, ये हो गई बात। अब ये देखो ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने हैं, एन फैक्टर अभी अभी पता करें 3 है, नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 दिया है, एन फैक्टर 6 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। KMnO4 के 2 मोल लगेंगे 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए इन स्लाइटली एल्केलाइन मीडियम। डन दिस, इस पे आते हैं। कॉपर नाइट्राइट में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? KMnO4 के साथ रिएक्ट किया, एसिडिक मीडियम चल रहा है, तो पक्का ये रिएक्शन होगा, तो इसका एन फैक्टर ये होगा। चलो यहां तक हमें पता है। दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, एक्चुअली कॉपर नाइट्राइट है, इसको अपने मन में तोड़ोगे तो ये बनेगा। हाँ जी, कॉपर आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्राइट आयन ऑक्सीडाइज होगा, दोनों ऑक्सीडाइज होगा। क्या चल रहा है? अगर तुम्हारा दिल कह रहा है दोनों, तो तुम्हारा दिल एकदम गलत बात कह रहा है। मैंने रिडॉक्स में बताया है कि कौन पोटेंशियली कहाँ ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैंने बोला था कि ये सब चीजें समझनी है। तो कॉपर +2 से +3 नहीं जाता है, तो ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है।
नाइट्रोजन +3 से +5 जाता है, हमने अभी देखा है नाइट्रेट में जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर सिर्फ इस पार्ट की वजह से है, नाइट्रोजन +3 से जा रहा है +5 में, चेंज है 2 का, एटॉमिसिटी 1 मत लिखना, 2 नाइट्रोजन है पर स्पीशीज, एन फैक्टर आ गया 2, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर नाइट्राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है पता नहीं, निकालना है। एन फैक्टर 5, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, एन फैक्टर निकाला 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2/5 मोल। तो यहाँ पे कंपाउंड वाला गेम नहीं हो रहा है क्योंकि कॉपर जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है फेरस नाइट्रेट FeNO3 होल ट्वाइस। इसकी ऑक्सीडेशन कर लें अब। इसमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा? Fe2+ आयन है, मन में तोड़ तो सकते हो सॉल्ट को, ये है। हाँ जी, नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, फेरस ऑक्सीडाइज होगा, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, फेरस ऑक्सीडाइज होगा, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन हियर? नाइट्रोजन +5 में अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है? नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, +5 का मतलब 5 के 5 उड़ गए, तो अब और इलेक्ट्रॉन्स उड़ा ही नहीं सकता, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो अगर ये होगा तो सिर्फ रिड्यूस होगा, अगर ये होगा तो सिर्फ रिड्यूस होगा, और अगर ये सिर्फ रिड्यूस होना इसकी किस्मत में है, अगर ये सिर्फ रिड्यूस ही हो सकता है तो फिर ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो इसमें कोई कंपाउंड रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगी। एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? +2 से +3 जा रहा है, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 1 है, एन फैक्टर आ जाएगा 1। तो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ फेरस नाइट्रेट करेंगे। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने हैं, एन फैक्टर 5 है, एसिडिक मीडियम में चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इसका 1 है, एन फैक्टर 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड is 1/5. Number of moles of KMnO4 needed would come out to be 1/5. ठीक है जी, now we are done with this also. Ki in acidic medium, Ki in acidic medium, आयोडाइड से आयोडीन बनेगा, ठीक है जी। K+ का तो कुछ नहीं होगा। एन फैक्टर कितना होगा? चेंज -1 से 0 जा रहा है, एटॉमिसिटी इसकी बात हो रही है, एन फैक्टर 1। आयोडीन I2 की बात नहीं हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसका एन फैक्टर निकालना है और वो हमने निकाल दिया है, एन फैक्टर आ रहा है बेटा 1। ठीक, KMnO4 का एन फैक्टर कितना होगा? एसिडिक मीडियम है 5, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसके इनटू एन फैक्टर इसका, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/5। KMnO4 के 1/5 मोल्स चाहिए। ये वाला देख के ना मुझे एक चीज याद आई है कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि KMnO4 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है? ये ना क्वेश्चन है, देखा है मैंने कहीं, कौन से ईयर के पेपर में देखा ये नहीं याद, पर देखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जब बोलते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, पर बोर्ड में इसका आंसर होता है कि बेस्ड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा लिखा होता है कि एक वैल्यू है, एक डेटा है, उस डेटा के बेस पे ऐसा होता है, ठीक है। अब तुम वो वैल्यूज तो याद रख नहीं सकते, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी याद रखनी है, क्यों दिमाग खपाना, वैसे ही सर दर्द कम है क्या जिंदगी में। तो अब तुम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? हमने देखा था, हमने जब बैलेंसिंग पढ़ी तो हमने देखा कि ये परमैंगनेट आयन जब आयोडाइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है ना, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख रही हूँ,
तो ये Mn2 प्लस आयन प्लस आयोडीन देता है I2, ठीक है। तो ये आयोडाइड से आयोडीन देता है जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। स्लाइटली अल्केलाइन में जब करता है, करी है हमने, बैलेंसिंग करी है भाई साक्षात इसकी। अल्केलाइन मीडियम में स्लाइटली अल्केलाइन, ये होता है रिएक्शन। मैं तुम्हें ई नॉट वैल्यूज नहीं याद दिला रही, मैं तुम्हें वो 2 रिएक्शन दिखा रही हूँ जो तुमने मेरे साथ बैठ के इसी यूट्यूब चैनल पे बैलेंस करे हैं। एसिडिक मीडियम में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो आयोडाइड से आयोडीन बनवा रहा है, वही अल्केलाइन मीडियम में वो आयोडेट आयन बनवा रहा है। यहाँ -1 से ये 0 में जा रहा है, यहाँ -1 से ये +5 में जा रहा है। क्या लग रहा है कहाँ ज़्यादा तगड़ी ऑक्सीडेशन हो रही है, जब -1 से 0 में जा रहा है या जब -1 से +5 में जा रहा है? कहाँ ज़्यादा तगड़ी ऑक्सीडेशन हो रही है? वेयर डू यू थिंक ज़्यादा ही तगड़ी ऑक्सीडेशन हो रही है, -1 से 0 में या -1 से +5 में? वेयर डू यू थिंक? -1 से +5 में, क्योंकि यार ज़्यादा ही तगड़ा चल रहा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीडाइज कर दिया कुछ। तो ज़्यादा तगड़े तरीके से ऑक्सीडाइज ये कौन से मीडियम में कर पा रहा है? स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम में। बात खत्म। ये रिएक्शंस की बैलेंसिंग हमने करी है, जो हमसे पूछते भी हैं, बोर्ड्स में पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में साक्षात लिखा हुआ है दोनों रिएक्शंस, तो बोर्ड्स में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं, जेई में आ सकते हैं। बात ये है कि इसी रिएक्शन के देखते देखते हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब वो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले, असर्शन रीजन फॉर्म में पूछ ले, हमें भी पता है कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम है, वो तो सब केस में है। सब केसेस में हम ये जो डिसाइड करते हैं कि भाई तू ऑक्सीडाइज होगा, तू रिड्यूस होगा, वो इसी रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा पे हम जज करते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, जिसपे पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस्ड चीज़ है, जो भी है। तो अब उस चीज़ को हम ना रट्टे मार के, अगर हमें ये पता है कि हमने ये 2 रिएक्शन देखे थे, भाई देख एसिडिक मीडियम में वही KMnO4 I- से I2 बनवा रहा है, और स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम में वही KMnO4 I- से इतना तगड़ा ऑक्सीडाइज कर रहा है कि वो आयोडेट बना दे रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव चली जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव से 0 पे नहीं रुक रही। तो इसका मतलब KMnO4 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम। स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर आगे बात करेंगे भैया। Pause the video, try this yourself, then we'll do it together. Pause the video, please. K2Cr2O7. It is always an oxidizing agent, तो ये खुद रिड्यूस होगा।
K2Cr2O7 अगर खुद रिड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा, Cr3+ आयन। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +6 से +3 में जा रहा है। ठीक है, एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिसिटी। तो हमें इसका एन फैक्टर पता है, हमें इसके मोल्स निकालने हैं। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमें पता है। इन सब का एक एक मोल दिया है और हमसे ये पूछा गया कि इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 यूज होंगे। इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 यूज होंगे। तो हम देखेंगे किस में यूज होंगे। पहला केस उठाते हैं, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें से। इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये बनता है, फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो रही है, ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइज हो रही है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, एटॉमिसिटी 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का, एटॉमिसिटी 2। कंपाउंड चीज है तो एन फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा, सॉरी एन फैक्टर आ जाएगा 3। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 नीडेड इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो इसके दिए हैं इनटू इसका एन फैक्टर। आधा मोल चाहिए होगा K2Cr2O7 का, राइट। इसको ना मिनिमम कर दो, मैक्सिमम में तो 2 आ रहे होंगे फिर, 2 और 3 नहीं, चलो मैक्सिमम ही कर दो, छोड़ो। सेकेंड वाला देखें, ये हमें पता है एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7 जो है वो 6 रहेगा। यहाँ पे फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगी, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज होगी, दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। तुम्हें क्या लगता है, फेरस आयन, नाइट्रेट आयन या दोनों? व्हाट डू यू थिंक? फेरस का फेरिक बनेगा। नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 में ऑलरेडी है, अगर वो +5 में ऑलरेडी है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। तो ये +2 से +3 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना आ जाएगा, चेंज 1 का, एटॉमिसिटी 1, एन फैक्टर 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7, एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस नाइट्रेट, एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/6। ऊपर वाले केस में आए थे 1/2, 1/2 ज्यादा होता है 1/6 से। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्सिलेट, कॉपर +2 में है, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। एन फैक्टर कितना आएगा, चेंज कितने का है, 1 का, एटॉमिसिटी 2, एन फैक्टर 2। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 इनटू उसका एन फैक्टर पक्का 6 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्सिलेट दिया है इनटू उसका एन फैक्टर 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1/3। 1/3 कम होता है 1/2 से, फाइनल आंसर आ जाएगा मैक्सिमम मोल्स इस केस में चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक 1% भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ तक पूरा रिडॉक्स का सब कुछ खत्म हो गया है, इलेक्ट्रो वाला पार्ट नहीं स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अब हम वही शुरू करने वाले हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, प्लीज मुझे बताना ये चैप्टर कैसा लगा, ये समझ आया कि नहीं आया। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वाला पार्ट बचा है वो करेंगे, बट बाकी सब समझ आया कि नहीं आया अच्छे से, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर रेडी फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और नॉट,
ये ढंग से पढ़ लिया है तो you're रेडी, तो प्लीज़ बता देना, फिर मैं उसके हिसाब से वीडियो शुरू कर दूंगी बनाना फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चैप्टर कैसा लगा, ठीक। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर कर दिया तो और उसे करवा दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।